हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जेफरी चौसर की। जेफरी चौसर का जन्म कब हुआ, इसको लेकर तो विद्वान एकमत नहीं है। कुछ ने इनका जन्म 1340 में, कुछ ने 1343 में, कुछ ने 1345 में कहा, लेकिन ज्यादातर विद्वान का मानना है कि इनका जन्म 1340 में लंदन की एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीट यानी विंटनर्स स्ट्रीट में हुआ था। ये स्ट्रीट अपने शराब के कारोबार के लिए जानी जाती थी। खुद इनके फादर जॉन भी शराब के एक प्रोस्पेरस मर्चेंट थे और चमड़े का काम भी किया करते थे। इसी के साथ इनके फादर जॉन किंग एडवर्ड थर्ड का भी थोड़ा बहुत फेवर रखते थे और इसी फेवर का फायदा उठाते हुए जॉन ने अपने बेटे चौसर को एडवर्ड थर्ड के बेटे, जो कि उस समय प्रिंस लायनल हैं, उनकी वाइफ जो काउंटेस ऑफ अल्स्टर हैं एलिजाबेथ, इनकी वाइफ का नाम एलिजाबेथ था, जो कि अल्स्टर की काउंटेस थी। तो एलिजाबेथ के लिए एक पेज बॉय की नौकरी दिलवा दी थी और यहीं पर रहते हुए चौसर ने एलिजाबेथ की कंपनी में रहते हुए लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश इन जबानों को अच्छे से सीख लिया था। अभी चौसर की एज सिर्फ 19 साल ही थी कि एडवर्ड थर्ड ने चौसर को फ्रेंच में एक मिलिट्री कैंपेन के लिए भेज दिया था, जहां पर चौसर को कैदी बना लिया गया और एडवर्ड थर्ड ने खुद चौसर के लिए हरजाना भरा। इसके बाद चौसर एडवर्ड थर्ड की कंपनी में रहने लगे। 1366 में चौसर ने एक बहुत ही एरिस्टोक्रेट लेडी यानी फिलिपा द रॉयट से शादी कर ली। फिलिपा द रॉयट की एक सिस्टर है कैथरीन द रॉयट, जो कि एडवर्ड थर्ड के बेटे जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ बनी और इस तरह से जॉन ऑफ गॉन्ट चौसर के रिलेटिव बन गए। ये सर जॉन ऑफ गॉन्ट ही हैं जिन्होंने चौसर की लाइफ में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और जॉन ऑफ गॉन्ट ही हैं जिन्होंने चौसर को सबसे पहला वर्क यानी द बुक ऑफ डचेस लिखने के लिए प्रेरित किया था। हुआ कुछ यूं कि जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ, जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे, 1369 में यानी 1369 में उसकी डेथ हो गई और ये जॉन ऑफ गॉन्ट के लिए एक ऐसा झटका था जिसको वो भुला नहीं रहे थे। जॉन ऑफ गॉन्ट ने चौसर से कुछ लिखने के लिए कहा, तब चौसर ने अपना पहला वर्क द बुक ऑफ डचेस, जो कि 1369 से 1372 के बीच में लिखा गया, उसको लिखा। इस वर्क से जॉन ऑफ गॉन्ट इतना खुश हुए कि उन्होंने चौसर के लिए 20 पाउंड्स तय कर दिए और उस समय 20 पाउंड्स किसी भी आम आदमी की एक पूरे साल की तनख्वाह हो सकती थी। 1386 में चौसर को एमपी बनाया गया, यानी उन्होंने एमपी का इलेक्शन जीत लिया और उसके बाद वो जस्टिस ऑफ पीस भी बने, यानी ये एक पोस्ट है जिसको चौसर ने एंजॉय किया। ये एक मशहूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है चौसर के ताल्लुक से कि चौसर ने किस किस किंग की कंपनी को एंजॉय किया। तो चौसर ने 3 किंग्स हैं जिनकी कंपनी को एंजॉय किया। पहले किंग हैं एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड की डेथ 1377 में हो गई। उसके बाद में रिचर्ड सेकंड, जो कि 1377 से 1399 यानी 20 साल तक चौसर ने इनकी कंपनी को भी एंजॉय किया। और लास्ट और फाइनली हेनरी फोर्थ, जो कि 1399 से 1413 तक किंग रहे। 1 साल तक चौसर ने इनकी कंपनी को भी एंजॉय किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है चौसर से रिलेटेड कि किस किस कंपनी को चौसर ने एंजॉय किया। चौसर ने बहुत सारे देशों की यात्राएं की, बहुत सारे देश, क्योंकि वो लगभग जो है तीनों किंग्स की कंपनी में रहा और ये किंग्स उसको कहीं ना कहीं भेजते रहते थे। इसी तरह से
चौसर ने फ्रांस की यात्रा की, इटली की यात्रा की और दूसरे देशों की भी यात्राएं की, जैसे कि जेनोवा भी चौसर गए थे। लेकिन उनका जो इटली का सफर है, इटली का जो ट्रेवल है उनका, वो काफी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि इटली में ट्रेवल के समय उनकी मुलाकात पेट्रार्क से, बोकेशियो से और दांते से हुई। इन लोगों से इंस्पायर होकर चौसर ने बहुत कुछ सीखा। अगर हम बात बोकेशियो की करें तो बोकेशियो की डिकमरन से इंस्पायर होकर, इन्फ्लुएंस होकर चौसर ने अपना मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स लिख डाला। ठीक है, और इसी तरह पेट्रार्क से भी काफी इन्फ्लुएंस हुए और दांते की द डिवाइन कॉमेडी से भी हमारे चौसर काफी इंस्पायर हुए। चौसर की लाइफ को बेसिकली 3 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ वर्क हैं जिनको फ्रेंच में लिखा, कुछ वर्क हैं जिस इटालियन लैंग्वेज में लिखा, और फिर लास्टली और फाइनली इसने इंग्लिश में लिखा। तो सबसे पहले जो चौसर का लाइफ फेज है वो है फ्रेंच पीरियड। सबसे पहले इसने वर्क फ्रेंच में लिखे, जैसे कि द बुक ऑफ डचेस, जो इसका फर्स्ट वर्क है द बुक ऑफ डचेस, इसको इसने फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखा था। तो इसका जो फर्स्ट फेज है, यानी जो फर्स्ट पीरियड है चौसर की लाइफ का, वो 1359 से 1372 तक है, यानी 1359 टू 1372। ओके, सेकंड पीरियड इसका इटालियन पीरियड आ जाता है, जो कि 1372 से 1385 तक है। इसमें इसने अपना मशहूर वर्क द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये 3 वर्क इसके इंपोर्टेंट रहे। ये वर्क इसने इटली लैंग्वेज में लिखे थे। ठीक है, और फाइनली इसका जो पीरियड है इंग्लिश पीरियड है, जो कि 1385 से 1400 तक रहा, और इस पीरियड में इसने अपना मास्टरपीस कैंटरबरी टेल्स को लिखा। ठीक है, तो इस तरह से चौसर की लाइफ को 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज फ्रेंच पीरियड, सेकंड फेज इटालियन पीरियड और थर्ड फेज इंग्लिश पीरियड। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चौसर को केवल पोएट्री की या नॉवल की ही जानकारी थी, नहीं, बल्कि एरिस्टोटल की तरह, जिस तरह के एरिस्टोटल बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उनकी जानकारी रखते थे, इसी तरह चौसर भी बहुत सारे सब्जेक्ट की जानकारी रखते थे। अगर हम उनको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनको एस्ट्रोनॉमी है ना, एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विज्ञान है उनकी भी काफी जानकारी थी। इसी के साथ में साइंस की जानकारी थी, ज्योग्राफी की जानकारी थी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मेडिकल साइंस, पोइट्री, जस्टिस, रिलीजन और सोशियोलॉजी, इन सब्जेक्ट की काफी अच्छी जानकारी थी। चौसर इंग्लिश पोइट्री के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि इंग्लिश मैथ्यू आर्नल्ड ने उनको इंग्लिश पोइट्री का फादर कहा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी है कि चौसर केवल पोइट्री के फादर नहीं हैं, बल्कि वो इंग्लिश नॉवल के भी फादर हैं, क्योंकि उनका एक वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को हालांकि वर्स में लिखा गया है, लेकिन उसका जो प्लॉट है वो एक तरह से नॉवल की तरह है, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ट्रोइलस और क्रेसिडा को पहला नॉवल मानते हुए चौसर को फादर ऑफ नॉवल मानने लगते हैं। कुछ बात हम यहाँ पर रुककर नॉवल के फादर के कर लेते हैं। ठीक है, नॉवल का फादर कौन है, इसको लेकर काफी मतभेद विद्वानों में शुरू से रहा है। कुछ लोगों ने डैनियल डीफो, ठीक है, डैनियल डीफो को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा है। ठीक है, जिनकी रॉबिन्सन क्रूसो है। ठीक है, ये एक है कि डैनियल डीफो इंग्लिश नॉवल के फादर हैं। तो सर वाल्टर स्कॉट ने हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ नॉवल कहा है। ठीक है, वाल्टर स्कॉट ने एक तो हेनरी फील्डिंग को कहा और दूसरे लोगों ने डैनियल डीफो को कहा, और
कुछ लोगों ने सैमुअल रिचर्डसन की पामेला पामेला ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सैमुअल रिचर्डसन की पामेला को फर्स्ट नॉवल मानते हुए सैमुअल रिचर्डसन को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा। तो 3 मत हैं। कुछ लोगों ने हेनरी फील्डिंग को कहा, कुछ ने डैनियल डीफो को कहा, कुछ ने सैमुअल रिचर्डसन को कहा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मत चौसर के लिए भी आता है। उनकी ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को नोवेल मानते हुए फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल चौसर को भी मान लिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है या नहीं है ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये एक डिस्प्यूट जरूर है चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल को लेकर। ठीक है, तो 4 लोगों के नाम आते हैं फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल में। एक तो सैमुअल रिचर्डसन की पामेला, डैनियल डीफो जिन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा, हेनरी फील्डिंग, टॉम जोन्स इन्होंने लिखा। 3 नाम हो गए और चौथा नाम हमारे चौसर का आता है। ठीक है, इसके साथ ही चौसर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको चौसर ने सबसे पहले यूज किया। ठीक है, बाद के लोग उनको यूज करते रहे लेकिन सबसे पहले उन चीजों का इस्तेमाल चौसर ने किया। जैसे कि आप देखते हैं कि हेरोइक कपलेट, बाद में चलकर आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर पोप ड्राइडन, जॉन ड्राइडन जैसे एक्सपर्ट्स ने और मास्टरों ने जो है हेरोइक कपलेट का यूज किया, लेकिन इसका इस्तेमाल सबसे पहले चौसर ने 1385 में अपनी द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में कर लिया था। दूसरा है ओटेवर रीमा, RIMA रीमा कहें या आप इसको राइमा कहें, इसका भी इस्तेमाल सबसे पहले चौसर ने अपनी द बुक ऑफ डचेस में किया। राइम रॉयल, इसका इस्तेमाल भी सबसे पहले चौसर ने अपनी ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में किया था। हालांकि आज के टाइम में यह माना जाता है कि शेक्सपियर इंग्लैंड के नेशनल पोएट हैं, लेकिन शेक्सपियर से पहले चौसर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट माना जाता था। यानी इंग्लैंड के फर्स्ट नेशनल पोएट की अगर हम बात करें तो वो चौसर हैं। चौसर ही वो पहले पर्सन हैं जिनको वेस्टमिंस्टर एबे में बरी किया गया था, दफनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले आप देखते हैं कि वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया जाता है लोगों को, अलग अलग जो है पोइट्स को, नॉवेलिस्ट को, ग्रेट पर्सनालिटीज को वहां पर बरी किया जाता है, लेकिन वहां पर बरी होने वाले सबसे पहले चौसर हैं। ठीक है, और तभी से वहां पर एक पोइट्स कॉर्नर बना हुआ है। चौसर की डेथ को लेकर कोई जो है मतभेद नहीं है, सब लोग यही मानते हैं कि 1400 में उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ पर थॉमस ओकली इन्होंने एक एलिजी लिखी थी जो काफी फेमस एलिजी है, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, ये चौसर की डेथ पर ही लिखी गई थी। चौसर बेसिकली एक ट्रांसलेटर के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने काफी वर्क हैं जिनको ट्रांसलेट किया और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं ट्रांसलेशनों में उसने कुछ तब्दीली, कुछ चेंजिंग कर कर अपने वर्कों को इन्वेंट किया था। तो बात कर लेते हैं किस किस को उसने ट्रांसलेशन करा। फ्रेंच पोएट्री की हम बात करें, सबसे जो फर्स्ट फेज है चौसर की लाइफ का वो फ्रेंच पीरियड ही है, तो यहाँ पर उसने फ्रेंच पोएट्री को ट्रांसलेट करा। कुछ फ्रेंच पोएट हैं जैसे कि मैशो। ठीक है, ये फ्रेंच नेम है, कुछ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो तो आप सही कर देना कि मैशो है, डेशोम्स हैं, बीथियस हैं जिनकी कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसॉफी, कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसॉफी जो है बीथियस की एक पोएट्री थी, इसको भी चौसर ने ट्रांसलेट कर दिया था। और इसी के साथ मैशो और डेशोम की जो पोएट्री है उसको भी चौसर ने फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। ठीक है, इसी तरह ओविड की पोएट्री हो, चाहे वर्जिल की हो, बोकेशियो हो, पेट्रार्क हो, इन लोगों के जो वर्क हैं इनको भी चौसर ने ट्रांसलेट कर दिया था। बोकेशियो की तो आप जान ही गए होंगे, द डेकामरन, इसको चौसर ने ट्रांसलेट कर दिया था। ठीक है, और इसी से इन्फ्लुएंस होकर अपनी कैंटरबरी टेल्स लिख दी थी। ठीक है, चौसर अपनी पैदाइश से ही काफी इंटेलिजेंट रहे हैं। वो जिस चीज को देख लेते थे उसको, जिस चीज को ऑब्जर्व कर लेते थे, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर चौसर के माइंड में चला जाता था। ठीक है, इसीलिए काफी लैंग्वेज पर पकड़ रखते थे, काफी सब्जेक्ट हैं जिनकी जानकारी चौसर को रहती थी।
कुछ इंपोर्टेंट वर्क हैं चौसर के, जैसे कि द बुक ऑफ डचेस, हम बार बार बात कर रहे हैं, चौसर का फर्स्ट वर्क है जिसको 1369 में लिखा गया था। द हाउस ऑफ फेम है जो कि 1379 टू 18 यानी 1379 से 1380 के बीच लिखा गया। द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स 1380 में ही लिखा गया। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा ये वही है जिसको लेकर नॉवल, जिसको लेकर डिस्प्यूट है कि इसको फर्स्ट नॉवल भी माना जाता है। तो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इसको 1381 से 1385 के बीच में लिखा गया। द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन 1380 में लिखा गया। द कैंटरबरी टेल्स 1386 से 1395 के बीच में इसको लिखा गया था। चौसर का कुछ क्रिटिसिज्म भी है जो काफी इंपोर्टेंट है, जानना जरूरी है क्रिटिसिज्म को। चौसर को फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रिंस ऑफ प्लेगरिस्ट कहा जाता है। प्लेगरिज्म ये काफी इंपोर्टेंट जो है एक वर्ड है, टर्म है। प्लेगरिज्म कहते हैं किसी वर्क से चोरी कर कर अपना वर्क तैयार कर देना, कुछ यहाँ से कुछ वहां से कुछ वहां से उठाया और उसको अपने वर्क में रख दिया और उसको अपने नाम से पब्लिश करा दिया, तो इसे कहते हैं प्लेगरिज्म। तो चौसर का भी कुछ लोगों का मानना है कि वो यही करते थे कि कुछ बोकेशियो से ले लिया, कुछ पेट्रार्क से, कुछ दांते से, कुछ ओविड वर्जिल से, इस तरह से कुछ कुछ उठाया और अपना एक वर्क तैयार कर दिया। तो कुछ लोगों ने कहा है कि प्रिंस ऑफ प्लेगरिस्ट है ना। जी के चेस्टरटन ने कहा है कि चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री हैं और ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल हैं, ठीक है। यानी फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री इनको ड्राइडन ने भी कहा है, चेस्टरटन ने भी कहा है कि इंग्लिश पोएट्री के तो फादर हैं और नॉवल के ग्रैंड फादर हैं। अब यहाँ पर फिर वो तीन नाम आ जाते हैं, तो चेस्टरटन उनको तो फादर मान लेते हैं, रिचर्डसन को और रॉबिन्सन को जो है, डैनियल डेफो और हेनरी फील्डिंग के, चलो फादर तो वो हो सकते हैं लेकिन ग्रैंडफादर चौसर ही हैं, ठीक है। ड्राइडन का काफी जो है एक इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है जो याद रखना जरूरी है। उसने कहा कि हियर इज गॉड्स प्लेंटी, है ना, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ड्राइडन ने कहा है। और इस तरह से मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है कि द फादर ऑफ आवर स्प्लेंडिड इंग्लिश पोएट्री, यानी वही अभी जो पीछे जी के चेस्टरटन ने कहा था द फादर ऑफ आवर इंग्लिश पोएट्री, मैथ्यू आर्नल्ड ने इसको थोड़ा सा अलग कहा कि फादर ऑफ आवर स्प्लेंडिड इंग्लिश पोएट्री इनको कहा। एल्बर्ट ने कहा है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा है और द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, के चौसर अपना आप में मॉडर्न है और एक ऐसे मॉडर्न है जो कि अर्लीस्ट यानी सबसे पहले मॉडर्न की अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर में तो वो चौसर है, ये मॉडर्न है अपना आप में, ठीक है। अब चौसर ने जो लैंग्वेज का यूज किया है ना, उसने जो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, 4 डायलेक्ट वहां पर होते थे इंग्लैंड में, क्योंकि लैंग्वेज तो इंग्लिश बाद में बनी, इससे पहले ये डायलेक्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो 4 डायलेक्ट हुआ करते थे जिनमें से एक डायलेक्ट था ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। तो चौसर ने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को लिया और बाकायदा उसको लैंग्वेज बना दिया, उस डायलेक्ट का इतना यूज किया कि वो पूरी एक लैंग्वेज बन गई। चौसर के समय में जो कोर्ट की लैंग्वेज थी, जो एरिस्टोक्रेट, जो बड़े लोगों की जबान थी, वो फ्रेंच थी, और जो रिलीजियस पर्सनैलिटी की लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। जो रिलीजियस लोग हुआ करते थे वो लैटिन में बात करते थे, और जो रिच पर्सनैलिटी थी चाहे वो किंग हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मास्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, उस समय के, वो सब लोग फ्रेंच बोल रहे थे, ठीक है। तो धार्मिक लोग, जो रिलीजियस पर्सनैलिटी थी वो लैटिन, और जो कोर्ट वाले थे यानी मिनिस्टर्स वगैरह जो थे, पढ़े लिखे लोग जो थे, वो फ्रेंच बोल रहे थे। लेकिन चौसर उस समय में एक आम आदमी की भाषा, क्योंकि ईस्ट मिडलैंड जो डायलेक्ट था वो आम गरीब लोगों की भाषा थी, अनपढ़ लोगों की भाषा थी, तो उसको बोल रहे थे और लिख रहे थे, ठीक है। तो ये जरूरी है चौसर के लिए कि चौसर को इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए मिली कि क्योंकि उन्होंने आम आदमी की भाषा में आम आदमी की बात को रखा।
उस समय काफी लोग थे जो फ्रेंच में बड़े बड़े वर्क लिख रहे थे, हम उनकी बात आगे करेंगे, लेकिन चौसर ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिख रहे थे। ठीक है, बाद में चलकर हालांकि यही ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है जिसको आज हम इंग्लिश के रूप में देख रहे हैं। यही ईस्ट मिडलैंड का रिफॉर्म जो उसने किया है, अपने आप में जो चेंजिंग की है इस डायलेक्ट ने, वो आज एक लैंग्वेज बनी हुई है। तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट ही है जिसमें चौसर ने लिखा और इसको एक लैंग्वेज बनाकर छोड़ दिया। तो दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।